हेलो हेलो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 इन अकाउंट्स, उसका हम लोग पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में या फिर इनहेरेंट गुडविल के बारे में। अभी तक हमने पार्ट 1 में परचेज्ड गुडविल के बारे में सीखा था और गुडविल का थोड़ी बेसिक्स के बारे में हमने सीखा था कि गुडविल होती क्या है, गुडविल कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं चैप्टर में सेल्फ जनरेटेड गुडविल अगर है तो उसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाई, व्हाट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड नाम से ही मालूम पड़ रहा है, मतलब जो आप लोगों ने खुद से जनरेट करी है, जो आप लोगों ने खुद से गुडविल अपनी बनाई है मार्केट के अंदर, उसको क्या बोला जाता है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। व्हाट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल? तो लिखिए आप, इट इज an internally generated goodwill. It is an internally generated goodwill which arises due to number of factors. भाई बहुत सारे कारणों की वजह से ये गुडविल बनती है, केवल एक कारण नहीं होता। मतलब जैसे कि लाइक तुम्हारी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी है, रेपुटेशन अच्छी क्यों बनी है? मे बी तुम्हारे जो प्रोडक्ट्स होंगे, है ना, उनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी, तुम टाइमली कस्टमर की ऑर्डर की डिलीवरी करते होगे, तुम टाइम से कस्टमर्स का जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके ग्रीवियंसेस हैं, उनको प्रॉपरली क्या करते हो, तुम टाइमली उनको सॉल्व करते होगे। तो इस वजह से जो है तुम्हारी गुडविल तुमने खुद से जनरेट करी है। यहां पर अब हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स की। इंपॉर्टेंट फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स। इससे पहले मैंने तुम्हें बताया था परचेज्ड गुडविल के बारे में। तो मैंने परचेज्ड गुडविल में पार्ट, मतलब जो मैंने इस चैप्टर का पार्ट 1 जो रिकॉर्ड किया है, उसमें मैंने तुम्हें गुडविल का वैल्यूएशन सिखाया था, परचेज गुडविल का वैल्यूएशन। और मैंने ये भी बताया था कि जो परचेज्ड गुडविल होती है उसको हम लोग बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, बट ये जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है इसको हम लोग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करते। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज, मैं इसमें केवल और केवल मेन मेन चीजें बता रहा हूं, बाकी मैं नहीं बताऊंगा। द वैल्यू ऑफ the value of self-generated goodwill, the value of self-generated goodwill can never be shown, can never be shown in the balance sheet। इसको हम लोग एक्चुअल में कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर दिखाते ही नहीं है। अब ये किसके अकॉर्डिंग है? ये एज पर ए एस 26 की वजह से, एज पर ए एस 26 इंटेंजिबल एसेट। अब ये ए एस 26 क्या है? ये ए एस 26 क्या है? तो मैं बताता हूं भाई। तुमने ये चीज तो सुनी होगी कि ऑडिट होता है। ऑडिट मतलब एक तरीके से चेकिंग करी जाती है। अब तुम, सरकार जो है, सरकार सरकार को हमें वो इनकम टैक्स वगैरह पे करना पड़ता है, ठीक है। और और भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स पब्लिश करने पड़ते हैं लोगों के सामने, है ना, अपने इंटरनेट्स पर डालने पड़ते हैं। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं वो भी अपना डालती होंगी। तुम अंबानी की कंपनी देख लो, टाटा देख लो, कोई भी कंपनी देख लो, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एक कॉपी उनको लगानी पड़ती है इंटरनेट पर या डालनी पड़ती है इंटरनेट पर। अब
अगर हर कंपनी अपने अपने हिसाब से अकाउंट्स प्रिपेयर करेगी तो ऐसे तुम्हें नहीं लगता कि उसको चेक कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट है? उसको चेक कर पाना डिफिकल्ट है कि नहीं है? इस वजह से एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इस और हमारे इंडिया में ICAI है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो है, ये दोनों मिलकर के क्या बना रखा है इन लोगों ने? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब है, कुछ कह सकते हैं रूल्स हैं, इनके अकॉर्डिंग तुम्हें अकाउंटिंग करनी है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे ही एक रूल नंबर 26 है, ऐसे समझ लो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 है इंटेंजिबल एसेट्स। के अंदर ये चीज लिखी है कि जो भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगी उसको हम लोग कभी भी बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाएंगे। ये चीज समझ में आ गई? चलो अब आगे बात करते हैं। दूसरी बात, इसकी ट्रू कॉस्ट पता कर पाना। इट्स ट्रू कॉस्ट, its true cost cannot be determinable. Its true cost cannot be determinable. इसकी ट्रू कॉस्ट आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? भाई तुम्हारी मार्केट में गुडविल कितनी है तुम ये कैसे बता सकते हो, कि कैसे मतलब मेजर कर सकते हो? ठीक है, तो तुम ये मेजर कैसे कर सकते हो? अपने प्रॉफिट्स को देखकर। अगर तुम औरों के मुकाबले ज्यादा प्रॉफिट्स कमा रहे हो तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि तुम्हारी मार्केट में गुडविल ज्यादा है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे कि हम लोग ये गुडविल कब कब हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो हम लोग यहां पे बात करेंगे नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल। नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल। नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल, इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। अभी तुम इसके बाद एक चैप्टर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। उसमें मैं देखो, मैं जितने भी वीडियोस बनाऊंगा उसमें मैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तुम्हारे कवर करूंगा। अगर तुम ये देख लोगे वीडियो तो तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बस ध्यान से देखना, तुम्हें सब समझ में आएगा। मैं बहुत धीमे धीमे चलूंगा। ठीक है, चलो। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आता है, कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप बिजनेस में आता है, तो हम लोग यहां पे हमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है। दूसरा, जब कोई पार्टनर रिटायर करता है, रिटायरमेंट के टाइम पे, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, उस टाइम पर भी हमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है। और इसके साथ साथ अगर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब उन पार्टनर्स के बीच में जो पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो अब चेंज हो गया, तब भी हमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है, गुडविल को वैल्यू करना पड़ता है। चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डी, when the firm is amalgamated with another firm। मतलब तुम्हारी जो पार्टनरशिप है वो मेरी पार्टनरशिप, जैसे सपोज करो कि मेरी एक अलग पार्टनरशिप फर्म है, तुम्हारी अलग पार्टनरशिप फर्म है, अब हम दोनों मिलकर के अपनी फर्म को मर्ज कर रहे हैं, अमालगमेट कर रहे हैं, तब उस टाइम पर भी हमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो एट द टाइम ऑफ अमालगमेशन ऑफ टू फर्म्स, एट द टाइम ऑफ amalgamation of two firms,
देखो ये सारी चीजें एग्जाम्स में नहीं पूछी जाएंगी, ये सारी चीजें तुम्हारे वाइवा के टाइम पे काम आएंगी, ये जो मैं लिखवा रहा हूँ। तो इसको भी लिख लो, इसको ऐसे पूरी तरीके से इग्नोर मत करना, बट करना, मतलब इसको पढ़ लेना एट द टाइम ऑफ वाइवा, मतलब जब तुम्हारे वाइवा जब एक्सटर्नल आएगा ना बाहर से, तो ये सारी चीजें वो पूछ लेता है कि गुडविल कैलकुलेट कब कब करी जाती है या क्यों करनी है कैलकुलेशन, है ना, एट द टाइम ऑफ अमालगमेशन ऑफ टू फर्म्स। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे मेथड्स, कैसे कैलकुलेट करते हैं, मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। हमने पार्ट 1 में परचेज्ड गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसको कैसे वैल्यू किया जाता है, उसके मेथड्स पढ़े थे। अब यहां पर हम लोग सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे वैल्यू करेंगे, उसके मेथड्स पढ़ेंगे। तो यहां पर बेसिकली 4 मेथड्स होते हैं, लेकिन अभी मैं सबसे पहले मेथड से शुरुआत करूंगा, वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। अभी लिखवा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो सबसे पहले मेथड जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है कि हमें एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर गुडविल निकालनी पड़ती है। तो यहां पे गुडविल कैसे आती है, गुडविल में हमारी बराबर होगी एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब तुम सोचोगे ये तो बहुत इजी है, बस 2 ही चीजें तो मल्टीप्लाई करनी है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो ये जो एवरेज प्रॉफिट है, ये हमारे एवरेज प्रॉफिट पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट होते हैं, पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट होते हैं, ये पास्ट ईयर प्रॉफिट्स होते हैं, इनका एवरेज निकालना पड़ता है। पास्ट ईयर प्रॉफिट्स होते हैं, हमें इनका एवरेज निकालना पड़ता है। अब एवरेज निकालना भी बहुत इजी है, ठीक है, बट हमें कुछ प्रॉफिट्स में एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स आती हैं, वो एडजस्टमेंट कौन कौन सी होती हैं तो वो मैं लिखवा दे रहा हूं, ठीक है, तो ध्यान से लिख लो। फिर हम जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे और नए नए एडजस्टमेंट्स देखते जाएंगे। अभी मेनली 2 एडजस्टमेंट्स हैं जो तुम्हारे को देखने को मिलेंगी। सबसे पहली एडजस्टमेंट आती है पहले लिख दे रहा हूं एडजस्टमेंट्स, ठीक है, एडजस्टमेंट्स। इसमें सबसे पहली एडजस्टमेंट आती है, वो हमारी आती है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस का मतलब है लॉस विच इज नॉट, विच इज, या ऐसे लिख दो, ऐसे शॉर्ट में लिख दो, क्योंकि थ्योरी ज्यादा मैं पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि थ्योरी इतनी आती भी नहीं है। तुम्हें बस एबनॉर्मल लॉस का मतलब पता होना चाहिए। तो एबनॉर्मल लॉस का मतलब है लॉस विच इज नॉट एन ऑपरेशनल लॉस, नॉट एन ऑपरेशनल लॉस। अब देखो ऑपरेशनल लॉस का मतलब क्या होता है, ऑपरेशनल लॉस का मतलब है तुम्हारा बिजनेस का लॉस। जो तुम्हारा बिजनेस रिलेटेड लॉस है, बिजनेस रिलेटेड लॉस, बिजनेस रिलेटेड लॉस का मतलब है कि जो तुम डेली में काम करते हो उसमें अगर तुम्हें कुछ लॉस हो जाता है तो उसको बोलते हैं ऑपरेशनल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस का मतलब है ऐसा काम या ऐसा लॉस जो तुम्हारे डेली काम से रिलेटेड नहीं है। लाइक जैसे अगर मैं बोल रहा हूं एग्जांपल, मैंने बोला लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट,
अब ये सबको तो पता है ना फिक्स्ड एसेट क्या होती है, फर्नीचर, ठीक है, बिल्डिंग, ये सारी चीज होती है फिक्स्ड एसेट। तो अगर तुम्हारी फिक्स्ड एसेट, अब देखो सपोज करो तुम्हारा जो काम है, तुम्हारा जो वर्क है, तुम्हारा जो बिजनेस है, वो है अ, वो है तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है। अब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, तुम्हारे फर्म में, तुम्हारी जो फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, उसने एक बिल्डिंग खरीद के रख रखी थी। तो अब वो जो बिल्डिंग है, वो तुम बिल्डिंग बेच रहे हो, और वो सपोज करो बिल्डिंग 5 लाख की थी, वो 5 लाख की बिल्डिंग थी, उसको अब तुमने कितने में बेचा, 4 लाख में बेचा। तो तुम्हारा लॉस कितना हो गया, 1 लाख का लॉस हो गया। ये जो 1 लाख का लॉस है, ये तुम्हारा एबनॉर्मल लॉस है। ये तुम्हारा क्या है, एबनॉर्मल लॉस। ये एबनॉर्मल लॉस क्यों है, क्या, एक बात बताओ, तुम्हारा डेली का काम क्या है, तुम्हारा बिजनेस किस चीज का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है ना। तो अगर तुम उसमें टीवी, फ्रिज, ये सब चीजें बेच रहे हो और उसमें तुम्हें लॉस हो रहा है, तो वो ऑपरेशनल लॉस है। लेकिन अभी यहां पर तुम क्या बेच रहे हो, तुम यहां पर बिल्डिंग बेच रहे हो। तो क्या तुम्हारा बिल्डिंग बेचने का काम है, नहीं ना। तो बिल्डिंग बेचने का जो काम है वो तुम्हारा नहीं है, तो ये तुम्हारा, उसमें अगर लॉस हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस सीधा सीधा मतलब जो तुम्हारे काम से रिलेटेड लॉस नहीं है। तुम्हारा काम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, और तुम बिल्डिंग बेच रहे हो, और तुम बिल्डिंग में तुम्हें लॉस हो गया बेचने में, तो उस लॉस को तुम एबनॉर्मल लॉस बोलोगे, ठीक है। चलो, दूसरा, लॉस बाय फायर, या फिर थेफ्ट, या फिर एनी नेचुरल कैलेमिटी। भाई एक बात बताओ, क्या ये आग लगना, कोई सामान चोरी होना, या कोई नेचुरल कैलेमिटी, नेचुरल कैलेमिटी का मतलब है कोई अर्थक्वेक आना, क्या ये चीजें रोज रोज होती हैं, क्या ये चीजें रोज रोज होती हैं, क्या अर्थक्वेक बार बार आता है, क्या थेफ्ट बार बार होती है, चोरी बार बार होती है, बार बार आग लग जाती है क्या तुम्हारी दुकान में, या कोई तुम्हारा सामान बार बार जल जाता है, नहीं ना। तो ये काम तुम्हारा ऑपरेशनल नहीं है, ये हर बार नहीं हो रहा। एबनॉर्मल लॉस का मतलब ऐसी चीज, ऐसा लॉस जो बहुत कम होता है, ऐसा कह लो, जो बहुत कम होता है या बार बार नहीं होता, ऐसा ऐसा भी कह सकते हो तुम, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो। तीसरा आता है तुम्हारा नॉन रिकरिंग लॉस, या फिर एक्सपेंस। ऐसा खर्चा जो बार बार नहीं होता, ऐसा खर्चा जो बार बार नहीं होता। नॉन रिकरिंग का मतलब है नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग मतलब ये बार बार खर्चा नहीं हो रहा है, ऐसा लॉस है। तो इसको हम लोग क्या, जैसे कि एग्जांपल ले सकता हूं मैं, एग्जांपल ले सकता हूं, एग्जांपल देखो तुम्हारा, ये एग्जांपल क्या हो जाएगा इसमें, हाँ इसमें हो जाएगा तुम्हारा एग्जांपल वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन, वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन। अब देखो ये वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन क्या है, वॉलेंट्री का मतलब होता है खुद से, ये तो चीज पता है ना। रिटायरमेंट का मतलब, रिटायरमेंट का मतलब भी पता है, कंपनसेशन का मतलब भी पता है। चलो मैं बताता हूँ उसका मतलब क्या है, एक एग्जांपल लेकर के। सपोज मैं, मेरी एक कंपनी है, एंड तुम मेरी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट के लिए आए हो, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट मैंने तुमसे बोला तुम्हें मेरे यहाँ 5 साल तक काम करना पड़े, तुमने कही ठीक है, और मैंने तुम्हें सैलरी बता दी। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस में तुम्हारे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि तुम्हें 5 साल से, जो मैंने बोला था कि 5 साल तक तुम्हें यहां पे काम करना पड़ेगा, अब मैं तुम्हें 5 साल से पहले ही बोल रहा हूं कि भाई तू जा,
जा, मैं किसी और को रख लूंगा, या फिर तेरी मुझे जरूरत नहीं है, अब तू जा सकता है। ठीक है, तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो मुझे तुम्हें कंपनसेशन देना पड़ेगा। मैं तुमसे खुद से बोल रहा हूं ना, खुद से मतलब वॉलेंट्री। मैं तुमसे खुद से क्या बोल रहा हूं कि भाई तू रिटायरमेंट ले ले, और इस चीज के लिए मुझे तुम्हें क्या देना पड़ेगा? कंपनसेशन देना पड़ेगा। क्या मैं हर किसी के साथ ऐसा करता हूं? क्या ये चीज मैं बार बार करता हूं, या बहुत कम एक आध बार ये चीज हो जाएगी? तो एक आध बारी तो होगी ये चीज है। क्या हर साल होती है ऐसी चीजें? नहीं होती। तो ये क्या है? तुम्हारा नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है, और इसको भी हम लोग एबनॉर्मल लॉस मानते हैं। तो ये मैंने एग्जांपल्स दे दिए एबनॉर्मल लॉस के। अब इस चीज से रिलेटेड मैं तुम्हें यहां पर इसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है, एबनॉर्मल लॉस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है बता दो। जो एबनॉर्मल लॉस है ना, तो ये तुम्हारा रोज का तो लॉस है नहीं, कभी कभार ये चीज हो जाती है, तो इसे तुम्हें खर्चा नहीं मानना। तो जब तुमने प्रॉफिट निकाला होता है, तो प्रॉफिट निकालते टाइम तुम क्या करते हो? जितनी तुम्हारी इनकम है उसमें से तुम एक्सपेंसेस माइनस कर देते हो, तो तुम्हारा प्रॉफिट आ जाता है। जितनी तुम्हारी इनकम हुई उसमें से जो भी तुम एक्सपेंस माइनस कर देते हो, तुम्हारा प्रॉफिट आ जाता है। तो इस एक्सपेंस के अंदर तुमने ये एबनॉर्मल लॉस भी माइनस किया होगा, लेकिन हमें इसे एक्सपेंस नहीं मानना है। हमने इसको माइनस किया था तो प्रॉफिट आया था, हमें इसको वापस रिवर्स करना है। अगर मैंने इसको माइनस कर रखा है तो मैं इसको क्या कर दूंगा? प्लस कर दूंगा। तो मैं इसको ऐड कर दूंगा, ऐड टू द प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि ये मेरा एक्सपेंस नहीं है। मेरे को यहां पर जो प्रॉफिट लेना है वो प्रॉफिट कौन सा निकालना है? ऑपरेशनल प्रॉफिट। मुझे ऑपरेशनल प्रॉफिट निकालना है, तो मुझे यहां पे इनकम भी कैसी लेनी पड़ेगी? ऑपरेशनल। और एक्सपेंस भी क्या लेना पड़ेगा? ऑपरेशनल। तो मेरे को यहां पे एबनॉर्मल लॉस का इफेक्ट हटा देना है प्रॉफिट में से। तो अगर मेरे को इफेक्ट हटाना है तो पहले मैंने माइनस किया था एबनॉर्मल लॉस, अब इसको ऐड कर दूंगा। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा पॉइंट आता है मेरे पास एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन क्या होता है? एबनॉर्मल गेन का मतलब है गेन which is not an operational gain। गेन का मतलब फायदा होता है, लेकिन ऐसा फायदा जो हर बार नहीं होता, कभी कभार हो गया। लाइक जैसे मैंने ऊपर लिया था, लॉस हो गया था, अब मैं यहां पर मानता हूं कि मेरा गेन हो गया है, मतलब मैंने गेन किया ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। भाई ऐसा भी तो हो सकता है मेरी बिल्डिंग 5 लाख की थी, मैंने उसको 6 लाख में बेच दिया, 1 लाख का मुनाफा हो गया। तो क्या ये बिल्डिंग बेचना मेरा रोज का काम है? नहीं। जब मेरा बिल्डिंग बेचना रोज का काम नहीं है तो मैं उसको, उसके गेन को मैं एक्चुअल गेन मानूंगा ही नहीं। ठीक है, तो इसको मैं क्या मानूंगा? एबनॉर्मल गेन मानूंगा। दूसरा पॉइंट जैसे कि हमारा हो जाएगा यहां पे नॉन रिकरिंग इनकम्स। नॉन रिकरिंग इनकम्स, नॉन रिकरिंग इनकम्स मतलब जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूं कि मैंने अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड आ गया मेरे पास। टैक्स रिफंड का मतलब है कि सामने मैंने टैक्स दिया था, अब उसका मुझको रिफंड आ गया। अनएक्सपेक्टेड था, अनएक्सपेक्टेड मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मेरा टैक्स रिफंड आएगा, लेकिन टैक्स रिफंड आ गया। ठीक है, तो ये क्या है? नॉन रिकरिंग इनकम। ये कभी कभार होता है ऐसा। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जस्ट एबनॉर्मल लॉस का जस्ट उल्टा है। मैंने पहले इसको प्रॉफिट में ऐड कर रखा होगा,
तो इसका इफेक्ट हटाने के लिए मुझे माइनस करना। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लो, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमको क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि पहले मैं इसको ऐड कर चुका हूं एबनॉर्मल गेन को। भाई जो भी फायदे इनकम होती है उनको ऐड करते हैं ना, और एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, तभी तो प्रॉफिट आता है। तो मैंने एबनॉर्मल गेन को ऐड कर रखा होगा, तो इसको इसका इफेक्ट हटाने के लिए मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा फ्रॉम प्रॉफिट्स। ठीक है, चलो अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग जल्दी से। ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 देख लो, पेज नंबर कौन सा है तुम्हारी बुक में। तुम्हारे बुक में पेज नंबर है 2.5, तो उसका इलस्ट्रेशन नंबर 2 चेक करो। क्या लिखा है, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। मतलब ये मेरे को पिछले 5 साल का प्रॉफिट्स दे रखा है, ये मुझे प्रॉफिट्स दे रखे हैं, इनका मुझे एवरेज निकालना है। ठीक है, और इसमें मैंने गुडविल का फॉर्मूला लिखवाया था ना। गुडविल का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो देखो मेरे पास क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज गिवन होता है। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना है, 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो कितने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है, 3। ठीक है, मेरे को बस यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालना है, लेकिन एवरेज प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी है, ये रही, ये मेरे को कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं, इनको करना है। अब देखो जैसे मैं फॉर्मेट बना रहा हूं एग्जाम में, वैसा ही फॉर्मेट बना कर आओ, पूरे नंबर मिलेंगे। चलो तो हम लोग यहां पे कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। इसमें हमें सबसे पहले ये हमारा आ गए ईयर्स, ये प्रॉफिट और लॉस, वर्किंग, और ये अमाउंट। यहां पे वर्किंग्स करेंगे। ठीक है, यहां पे प्रॉफिट या फिर लॉस, और यहां पे ईयर्स। चलो 21, 22, 23, 24, 26 तक है। ठीक है, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 25। एक मिनट यार, ये वाला नहीं था, 24, 25 और 25, 26। चलो अब यहां पर इनके प्रॉफिट्स दे रखे हैं 4 लाख, 5 लाख। अब देखो ये ब्रैकेट में दे रखा है, ब्रैकेट में देने का मतलब है ये लॉस है, ये 75,000 का लॉस है। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब है ये नेगेटिव में है, और 1,50,000 और 2,50,000। अब यहां पे जो एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं, हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। अब देखो क्या लिखा है, ऑन 1 जनवरी 2024। 1 जनवरी 2024 मतलब ये कौन से ईयर की बात कर रहा है, इस वाले या इस वाले या इस वाले, कौन से ईयर की बात कर रहा है, 1 जनवरी 2024। तो ये वाले ईयर की बात कर रहा है, बिकॉज ये वाला ईयर हमारा कब से होगा, 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 में ही तो होगा, और 1 जनवरी 24 इन्हीं के बीच में आएगी। तो मतलब इस वाले साल की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है देखते हैं, आग लग गई, फायर ब्रोक आउट, जिसकी वजह से गुड्स का लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया, 3 लाख का। अब उस गुड्स का हमने इंश्योरेंस करवा रखा था, तो अब जब नुकसान हुआ तो हमारी कंपनी ने क्लेम मांगा 70,000 का।
मतलब क्लेम मांगा 3 लाख का, लेकिन 3 लाख में से सिर्फ 70,000 हमें क्लेम का पैसा मिला है। कितना पैसा मिला है? 70,000। 70,000 हमें मिल गया फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। तो कितने का नुकसान हुआ? 3 लाख का नुकसान हुआ था, उसमें से 70,000 हमें मिल गए, तो कितने का नुकसान हुआ? 2,30,000 का। 2,30,000 का नुकसान हुआ। तो ये मेरा लॉस हुआ है ना? ये क्या है? ये लॉस हुआ है। अब क्या आग लगना नॉर्मल बात है? नहीं, ये एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम क्या करते थे? ऐड कर देते थे प्रॉफिट्स में। तो हम लोग यहां पे क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। बस सिंपल है। अब ऐड क्यों किया है? क्योंकि पहले मैंने इसको माइनस कर रखा होगा, तो हमें इसका अगर इफेक्ट हटाना है प्रॉफिट में से, तो इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो माइनस का 75,000 है, इसको हमने ऐड कर दिया, 2,30,000 हो गया। तो अब ये कर दो, 75,000 माइनस का है और प्लस 2,30,000, तो कितना आ गया? ये 1,55,000 आ गया। अब देखो एक और बात बोली है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2026 द फर्म रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड 80,000। तो ये मेरा एबनॉर्मल गेन है, मेरे को टैक्स रिफंड मिल गया, वो भी अनएक्सपेक्टेड, मतलब ये अनएक्सपेक्टेड मेरा गेन हो गया। एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन हम लोग क्या करते हैं? माइनस। माइनस क्यों करते हैं? बार बार रिपीट कर रहा हूं, माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि पहले मैंने इसको प्लस कर रखा होगा प्रॉफिट में, इसका इफेक्ट हटाना है, तो हम लोग माइनस कर देंगे। तो ये कौन सा साल था? 31st March 2026, ये वाला साल। तो 2.5 लाख में से हम लोग हटा देंगे, कितने हटाएंगे? 80,000 रुपए हटा देंगे। तो जल्दी करो, 2.5 लाख में 80,000 हटा दो, तो 1,70,000। बाकी तो साल में कुछ भी नहीं है, बाकी इनमें कुछ भी नहीं है, तो 1.5 लाख का 1.5 लाख लिख दो। ठीक है, 5 लाख और 4 लाख यहाँ लिख दो, 5 लाख और 4 लाख टोटल कर देना जरा। 1,70,000 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 1,55,000 प्लस 1.5 लाख, कितना आ रहा है एक बार फिर से? 9 लाख प्लस 1,55,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,70,000, 13,75,000 आ रहा है। 13,75,000, यस, टोटल आ रहा है 13,75,000। अब मेरे को एवरेज निकालना है, ये अभी मेरा टोटल आया है, एवरेज कैसे निकालते थे? एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बताओ? ये तो मेरा टोटल प्रॉफिट है ना, तो टोटल प्रॉफिट्स, अरे एवरेज तो निकालना आता होगा यार सबको यार, टोटल प्रॉफिट्स अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। तो कितने साल हैं? 5 साल हैं। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट 13,75,000 डिवाइड में 5 साल, तो डिवाइड में 5 साल कर दो, तो 2,75,000 हमारा आ गया। ये एवरेज प्रॉफिट है। अब गुडविल का सीधा फॉर्मूला लगाना है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, तो कितना आ जाएगा? 2,75,000 मल्टीप्लाई कर दो इसमें 3, 2,75,000 मल्टीप्लाई 3 कर दो, 8,25,000 आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने इलस्ट्रेशन नंबर 3 की। तो भाई ये क्वेश्चन पे तुम इंपॉर्टेंट लगा देना, इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, ये अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट भी है और अच्छा भी है क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 3, तो क्या कहता है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है?
ए एंड बी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ए और बी पार्टनर्स हैं, ये दोनों इक्वली प्रॉफिट्स शेयर कर रहे हैं, ठीक है। दे अग्री टू एडमिट सी फॉर इक्वल शेयर। उन्होंने एक नया पार्टनर एडमिट करा सी इक्वल शेयर के लिए, और इस पर्पस के लिए उन्होंने गुडविल को वैल्यू करा है एट 150% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। मतलब पिछले 5 साल का जो एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स है उसका 150% अगर मैं कर दूंगा, उसका 150% अगर मैं कर दूंगा तो मेरी गुडविल आ जाएगी। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर मैं 150% कर दूंगा एवरेज प्रॉफिट्स जो है 5 साल के उनमें, तो मेरी गुडविल आ जाएगी। ये कह रहा है ऊपर वाली लाइन, ठीक है। चलो, प्रॉफिट्स कितने दे रखे हैं? 31 मार्च 2020 को दे रखा है 40,000, 2021 को दे रखा है 60, 1,20,000 का लॉस है, और 1.5 लाख दे रखा है 2024 में। अब यहां पे कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं, वो देखते हैं। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2019-20, 2019-20 मतलब ये इस वाले साल की बात कर रहा है। क्या कह रहा है कि एक नॉर्मल लॉस हुआ था 8,000 का। क्या मैंने एडजस्टमेंट्स में नॉर्मल लॉस के बारे में कुछ बताया है? कुछ भी नहीं बताया ना। तो यहां पर कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मल लॉस का कुछ भी नहीं करना। नॉर्मल लॉस था, तूने माइनस किया होगा तो माइनस करना ही है, तो इसका हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोगों को सेकंड पॉइंट पढ़ना है। चलो अब सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, क्या लिखा है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, an asset of the original cost of 2 lakhs with a book value of 1,50,000 was sold for 1,24,000। मतलब ये कह रहा है कि एक एसेट था, 31 मार्च 2021 को मैंने वो बेच दिया। मतलब कौन से साल में बेचा है? इस साल में, 31 मार्च 2021 मतलब इस वाले साल में बेचा है। 31 मार्च 2021 में मैंने इसको बेच दिया, और उसकी बुक वैल्यू कितनी थी? बुक वैल्यू मतलब अकाउंट्स में उसकी वैल्यू कितनी लिखी हुई थी? 1.5 लाख लिखी थी, 1,50,000। और उसको मैंने बेचा कितने में है? सेल वैल्यू कितनी है उसकी? 1,24,000 मैंने बेचा है। तो मैंने कम में नहीं बेच दिया, मैंने बुक्स में कितनी वैल्यू दिखा रखी थी? 1.5 लाख। बेचा कितने में? 1,24,000 में। तो कम में बेच दिया ना। कितने कम में बेचा है? निकालो कितने कम में बेचा है। तो मैंने 26,000 लॉस में बेच दिया। ये मैंने 26,000 लॉस में बेच दिया। तो ये जो लॉस है ये एबनॉर्मल लॉस है ना। हाँ, मैंने लिखवाया था लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये क्या है? एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस है तो ऐड कर देंगे, सिंपल। पहले माइनस किया होगा तो उसको ऐड कर देंगे। आगे, ऑन 1 अप्रैल 2022 को देखो, एक कंप्यूटर है जिसकी कॉस्ट है 1 लाख, तो सॉरी 2 कंप्यूटर्स हैं, मैंने ये चीज देखी नहीं, सॉरी माय मिस्टेक। 2 कंप्यूटर्स हैं, दोनों कंप्यूटर्स की कॉस्ट मिलाकर के कितनी है? 1 लाख रुपए, ठीक है। वो मैंने परचेज किया था, एंड उसको मैंने गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया। मतलब मैंने 1 लाख का कंप्यूटर खरीदा, तो ये मेरी एसेट बनानी चाहिए मुझे, ये मेरे को एसेट बनाना चाहिए। बल्कि मैंने यहां पर क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। मैंने यहां पे एसेट बनाने की जगह 1 लाख का एक्सपेंस दिखा दिया, ट्रेवलिंग एक्सपेंस। और ये जो एक्सपेंस होगा ये मैंने पी एंड एल अकाउंट में डेबिट कर दिया होगा। मतलब पी एंड एल अकाउंट में एक्सपेंस मान के माइनस कर दिया होगा। तो गलत माइनस किया है ना। मेरे को ये एक्सपेंस मानना चाहिए? नहीं, मैंने कंप्यूटर खरीदे हैं, एसेट्स हैं, तो मेरे को ये एक्सपेंस नहीं मानना चाहिए, और मैंने इसको माना है। मैंने इसको एक्सपेंस मान लिया है गलती से। मुझे इसको क्या मानना चाहिए था? एसेट। तो मैंने इसको पहले माइनस किया होगा, इसको अब हम गलती सुधारने के लिए ऐड कर देंगे। इसको हम ऐड कर देंगे, क्यों? क्योंकि ये माइनस करना ही नहीं था, ये तो एसेट थी ना कंप्यूटर। एसेट थोड़ी ना माइनस होता है, एसेट थोड़ी ना खर्चा होता है यार। चलो, अब मैंने जब एसेट नहीं माना, 1 लाख का जो कंप्यूटर है उसको मैंने एसेट नहीं माना,
तो मैंने यहां पर डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाया होगा, तो अब मेरे को डेप्रिसिएशन भी लगाना पड़ेगा। और तुमने 11th क्लास में सीखा है, डेप्रिसिएशन वाले पूरे चैप्टर पढ़ा है, तो उसमें मैंने बताया, उसमें तुमने पढ़ा होगा अपने जो भी टीचर्स से पढ़ा है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। नहीं भी पढ़ा है तो मैं एक बार बता दूंगा। तो डेप्रिसिएशन कितना लगाना है, 20%। ठीक है, चलो करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। यहां पे आ जाएगा ईयर्स, यहां पे आ जाएंगे प्रॉफिट्स, यहां पे आ जाएगी वर्किंग्स, और यहां पे आएगा अमाउंट। ठीक है, यहां पे वर्किंग्स आ जाएंगी और यहां पे प्रॉफिट्स या फिर लॉस। ठीक है, चलो अब यहां पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। 31 मार्च 2020 2021, 1 2 3 4 5, 5 साल है ना ये, तो इनको लिख दो। 31 मार्च, एक बार लिख रहा हूं, 2020 2021 2022 2023 2024। अब इसके साथ साथ जो प्रॉफिट्स दे रखे हैं वो लिख लो। 40 60 1,20,000, 40 60 1,00,000 और 20,000 का लॉस था, तो 20,000 का मैंने ब्रैकेट में लिख दिया लॉस है, और 1,50,000। चलो ठीक है, अब इसके बाद जो भी एडजस्टमेंट्स थी वो देखो। सबसे पहली एडजस्टमेंट तो करनी नहीं थी, नॉर्मल लॉस है, ठीक है। दूसरी एडजस्टमेंट देखो, यहां पर 31 मार्च 2021 दे रखा है, तो कौन सा साल था मेरा, ये वाला साल, 31 मार्च 2021। इसमें 1,00,000 का, 1,00,000 की एसेट थी, उसको मैंने बेचा कितने में था, 1,24,000 में बेचा था, मतलब मैंने उसको लॉस में बेच दिया। कितने लॉस में बेचा, 26,000 के लॉस में बेचा है, 26,000 के मैंने लॉस में बेचा है। तो जब मैंने 26,000 लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है, तो उसको हम लोग ऐड कर देंगे। कौन से साल में ऐड करेंगे, जिस साल में मैंने बेचा है। तो 60,000 इसमें हम लोग ऐड कर देंगे 26,000। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। आगे है 1 अप्रैल 2022, जरा बताना कौन सा ईयर होगा। 1 अप्रैल 2022 की बात कर रहा है, 1 अप्रैल 2022 है ना, हाँ 1 अप्रैल 2022। तो मैं ये कह सकता हूं ये वाला साल होगा, क्योंकि ये कब खत्म हो रहा है, ये खत्म हो रहा है 31 मार्च 2023 को। तो ये हमारा स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 2022 को। तो यही तो साल है, तो हमारा ये वाला साल है। ठीक है, इसमें मैंने ट्रेवलिंग एक्सपेंस मान लिया था, कंप्यूटर खरीदे, एसेट खरीदा, और मैंने इसको एक्सपेंस मान लिया, एक्सपेंस मान के पी&एल में से माइनस कर दिया था। तो मैंने गलत किया ना, एक्सपेंस थोड़े ना मानना था, माइनस थोड़ी ना करना था। तो हम लोग उसको सही करने के लिए वापस ऐड कर देंगे। तो 20,000 में मैं इसमें ऐड कर दूंगा 1,00,000। ये 20,000 माइनस का है, लॉस है, ठीक है। चलो, अब मैंने इसको एसेट नहीं माना था, हाँ या ना, ठीक है। अब मैंने इसको एसेट नहीं माना, कंप्यूटर को मैंने एसेट नहीं माना, तो मैंने यहां पे डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाया होगा, तो यहां पर डेप्रिसिएशन अब लगाऊंगा। तो यहां पे डेप्रिसिएशन निकालो, ठीक है, यहां लिख दो, यहां निकाल लो डेप्रिसिएशन। अच्छा, पहले ऐसे मत निकालो, लिख लो ऐसे। तुम्हारी ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी,
कितने में खरीद के लाए थे तुम? ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? 1 लाख। ठीक है, अब तुमने डेप्रीसिएशन लगाया होगा, कब से कब तक का लगाया होगा? 1 अप्रैल 2022 में खरीदा है, वहां से लेके 31 मार्च 2023 तक लगाया होगा, मतलब 1 साल का। और कितना परसेंट? 20%। तो 1 लाख का 20% निकाल लो। 1 लाख का 20% कितना हो गया? 20,000 रुपए। तो 20,000 से कम हो गई एसेट की वैल्यू। तो 31 मार्च मतलब साल के आखिरी में तुम्हारी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 31 मार्च 2023, 80,000 होनी चाहिए। 80,000 वैल्यू होनी चाहिए। अब इसमें से मैं एक और बार माइनस करूंगा डेप्रीसिएशन अगले साल का। डेप्रीसिएशन में अगले साल का भी माइनस करूंगा। कब से कब तक का? 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 का। भाई एक बात बताओ, मैंने यहां पर कंप्यूटर नहीं माना, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे को अगले साल भी मैंने डेप्रीसिएशन नहीं लगाया होगा, तो मैंने अगले साल भी ये गलती करी है ना। गलती तो अगले साल भी करी है। इधर मेरे को डेप्रीसिएशन लगाना था, तो मैंने यहां पर जब एसेट नहीं माना, तो इस साल में भी कौन सा मेरे को एसेट माना है? मैंने इस साल गलती करी थी, तो इस साल भी मेरे को कौन सा पता चल गया था कि गलती करी है। ठीक है, वो तो बाद में गुडविल निकालते टाइम मुझे पता चल रहा है कि हाँ गलती करी है। तो मेरे को दोनों साल में डेप्रीसिएशन माइनस करना पड़ेगा। अब यहां पर कौन सा मेथड था? रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू का मेथड का मतलब होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। मतलब यहां पर जो बैलेंस बचेगा, जो कम करके बैलेंस आया, डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचा, उस पर डेप्रीसिएशन निकाला जाएगा। तो अभी यहां पर जो डेप्रीसिएशन लगेगा ना, यहां पर जो 20% लगेगा, वो 20% लगेगा 80,000 का। लगा दो, 80,000 का 20% कितना हो गया? 16,000। तो यहां पे 16,000 माइनस हो जाएंगे, 64,000 वैल्यू बचेगी। ठीक है, तो यहां पर तुमने डेप्रीसिएशन माइनस नहीं किया था, तो माइनस कर दो। अब भाई एक बात बताओ, ये तो सबको पता है ना कि डेप्रीसिएशन एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है, और वो माइनस किया जाता है पी एंड एल अकाउंट में से। तो वही चीज कर रहे हैं यहां पे हम लोग, माइनस कर रहे हैं। यहां पे हम लोग माइनस करेंगे 20,000 रुपए जो डेप्रीसिएशन आया था, और इस साल में भी हम लोग माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन। तो 1.5 लाख में से माइनस कर देंगे हम लोग 16,000 आया था ना डेप्रीसिएशन, यस 16,000 माइनस कर देंगे। ठीक है, चलो बाकी जो बचा है वो निकाल लो। 40, ये तो 40 का 40 ही रहेगा। 60 प्लस 26,000, 86,000 हो गया ये 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद तुम्हारा 1 लाख -20 60,000 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा? 1.5 लाख -16,000, 1,34,000। टोटल कर लो इनके प्रॉफिट्स का, प्लस 60,000 प्लस 1 लाख प्लस 86,000 प्लस 40,000, 4,20,000 आ गया। ये तुम्हारा टोटल प्रॉफिट है, तुम्हें एवरेज प्रॉफिट निकालना था। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जो भी तुम्हारा टोटल प्रॉफिट है उसमें डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर्स। कितने साल हैं? 5 साल हैं इसमें। भाई 1 2 3 4 5, 5 साल ही तो है। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना है? 4,20,000 डिवाइड बाय 5। तो डिवाइड बाय 5 कर दो, कितना आ जाएगा? 84,000। ठीक है, अब इसके बाद तुम्हें गुडविल निकालनी थी। गुडविल कैसे निकालनी थी? 150% करना था। किसका? एवरेज प्रॉफिट का। तो वही करना है, वही कर दो। तो 150% करना है 84,000 का। बस कैलकुलेटर में 84,000 लिखो, मल्टीप्लाई 150 और फिर परसेंट का साइन दबा दो। तो यहाँ पे
1,26,000 गुडविल आ जाएगी। चेक कर लेते हैं सही आ रहा है कि नहीं। आ गया, ये आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से निकलना था, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क में दे दूं। ये वाला क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 5, ये तुम्हारा होमवर्क है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 ट्राई करना, आराम से हो जाएगा। बस यहाँ पर एक चीज है ध्यान से देखने वाली बात, कि यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स दे रखा है, लास्ट 4 इयर्स, ठीक है। ध्यान से देख लेना, लास्ट 4 इयर्स है। लास्ट 4 इयर्स का मतलब तुम्हें ये 4 साल लेने हैं, इसको इग्नोर मारना है, ये वाला साल इग्नोर मारना है, 35,000 जिसमें प्रॉफिट है। लास्ट 4 इयर्स पीछे से 4 साल, 1, 2, 3, 4, मतलब इसको इग्नोर मार दो, इसको कुछ भी नहीं करना, इसका तुम्हें कुछ भी नहीं करना। बाकी ये और ये तुम पढ़ करके आराम से कर सकते हो, ठीक है। एक चीज और यहां पे देख लो, फर्म हैज ऑल्सो पेड एन इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 20,000 विच हैड ऑलरेडी बीन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ऑल ईयर्स। कुछ नहीं है, ये तो इजी है, इसमें कुछ भी नहीं करना तुम्हें भाई। इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा जो है वो एबनॉर्मल लॉस नहीं होता, तो इसका तुम्हें इग्नोर करना है, इसको तुम्हें कुछ भी नहीं करना, ठीक है। मतलब इस लाइन का भी तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, इस लाइन का कुछ भी नहीं करना है, बस इतना सा है, ये तुम्हें पढ़ना है और ये इसको सॉल्व करना है बस। तुम बोलो तो मैं करवा दूंगा, अगर तुम्हें समझ में नहीं आए तो मैं करवा दूंगा भाई, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4, ठीक है। और फिर इसके बाद हमारा एक मेथड पूरा हो जाएगा, जो कि एवरेज मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके बाद भी एवरेज प्रॉफिट मेथड के बाद भी एक बचता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी बस ये जस्ट लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या लिखा है पढ़ो। यहां पर हमें दे रखा है ए एंड बी पार्टनर्स हैं, इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग लॉस कितना है, 2:1। उन्होंने नया पार्टनर एडमिट करा 1/5 शेयर के लिए, और इस पर्पस के लिए उन्होंने गुडविल की वैल्यू निकाली, वो कितनी थी, 80% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस 3 और 4 इयर्स विच एवर इज हायर। मतलब मुझे 80% करना है, किसका 80% करना है, हमें पिछले 4 साल और पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और उसके बाद देखना है कि पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है या पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है। जो भी ज्यादा आ रहा होगा उसको लेना है, और उसका 80% हमें निकाल करके बता देना है। जो उसका 80% होगा वो हमारी गुडविल आ जाएगी, ठीक है। चलो बहुत इजी है, बहुत, इसमें तो एडजस्टमेंट्स भी नहीं है यार, बहुत इजी है क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, है ना, एवरेज प्रॉफिट्स। तो हम लोग यहां पर दो अलग अलग जगहों पर निकाल रहे हैं ना, हम लोग यहां पर निकाल रहे हैं फॉर लास्ट 4 इयर्स, फॉर लास्ट 4 इयर्स, मतलब हम लोग लास्ट 4 इयर्स के लिए एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं, और यहां पे हम लोग पिछले 3 साल के लिए एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं फॉर लास्ट 3 इयर्स। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता था, वही लगा दो, एक ही बार लिखूंगा, बार बार नहीं लिख रहा, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ इयर्स। चलो अब देखो टोटल प्रॉफिट देखना पिछले 4 सालों का,
तो यहाँ पे पिछले 4 साल, पीछे से 4 साल, 1 2 3 4, तो पीछे से 4 साल है ना, 1,26,000, सॉरी 1,20,000, 76,000, 80,000 और 98,000। लिख लो, 1,20,000, 76,000, 80,000 और 98,000, ऐसी तो था, 80,000 और 98,000। ये तुम्हारे पिछले 4 साल हैं, उन साल का एवरेज निकाल लो, तो टोटल प्रॉफिट अपॉन में 4, है ना। तो कर लो, कितना है, 1,20,000 प्लस 76,000 प्लस 80,000 प्लस 98,000 डिवाइड बाय 4, तो ये आ गया तुम्हारा 93,500। और लास्ट 3 इयर्स का अगर मैं निकालूं, तो लास्ट 3 इयर्स का भी सेम, पिछले 3 सालों का क्या आएगा, पिछले तीन साल हम लोग यहां से देखेंगे, यहां से 1 2 3, मतलब ये 3 साल है, पिछले 3 साल, इसमें 98,000 को नहीं लेंगे, तो कर दो 80,000 प्लस 1,20,000 और प्लस 76,000 डिवाइड बाय 3, तो 80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 76,000 डिवाइड बाय 3, ये आ गया 92,000। अब इसमें से विच एवर इज हायर, इन दोनों में से ज्यादा कौन आया, कौन सा ज्यादा आया, ये तो ज्यादा आया है, तो विच एवर इज हायर, कौन सा है हायर, 93,500। बस इसी का 80% अगर मैं कर दूंगा तो गुडविल आ जाएगी, तो गुडविल क्या आ जाएगी, 80% ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और कौन सा एवरेज प्रॉफिट लेंगे, विच एवर इज हायर वाला, तो 93,500 में 80% निकाल लो, कितना आ जाएगा, 74,800। आंसर, कितना इजी था, है ना। चलो भाई, यहां तक तो हो गया क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला तुम्हारे लिए होमवर्क है, इलस्ट्रेशन नंबर 5, ये तुम्हें होमवर्क में करना है। एंड इसके साथ साथ तुम्हें ये भी होमवर्क में करना पड़ेगा, इलस्ट्रेशन, नहीं नहीं नहीं, इलस्ट्रेशन नहीं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कहाँ हैं तुम्हारे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, हाँ ये रहे। मैंने पिछली वाली वीडियो में तुम्हें ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, आई होप तुम लोगों ने कर लिया होगा। आगे जो मैं दे रहा हूं होमवर्क में, वो ये दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, बस क्वेश्चन नंबर 5 तक तुम्हारा होमवर्क हो। तो तुम्हारा आज का होमवर्क क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 5, है ना। और क्वेश्चन नंबर, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जो तुम्हारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, उन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 3 4 और 5, 2 3 4 एंड 5, तो ये तुम्हारे होमवर्क हैं, 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस हैं होमवर्क में। आई होप ये इतना ज्यादा होमवर्क नहीं है, ठीक है, तुम इतना तो कर ही लोगे। पेज नंबर लिख दे रहा हूं, पेज नंबर 2.33, और इलस्ट्रेशन नंबर 5 का देखता हूं मैं, इलस्ट्रेशन नंबर 5 का पेज नंबर क्या था, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 5, ये रहा 5।
इसका पेज नंबर है 2.88। ठीक है, आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक और बार देख लेना। और यही है बस, पढ़ाई करते रहो। चलो, बाय बाय।